Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में जो है हम पब्लिक फाइनेंस का फुल रिवीजन करने वाले हैं. इससे पहले हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट किया हुआ है. पार्ट फर्स्ट माइक्रो के किए हुए हैं, ठीक. अब और इंटरनेशनल के किए हुए हैं. तो अब इस वीडियो में जो है हम पब्लिक फाइनेंस का करेंगे. तो ये जो है यूपी पीजीटी के रिगार्डिंग जो है बहुत ही मोस्ट आईएमपी, उसके अलावा यूजीसी नेट, यूपीएचएससी और जो है कि और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक. तो द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज़ गिवन बाय प्रोफेसर ह्यूज डाल्टन, ठीक. और इसमें जो है कि दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं इस थ्योरी में, पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. इसमें दोनों होती है और ये दोनों क्वेश्चन में पूछे हुए हैं कि क्या इंक्लूड होता है और किसने दिया है, ठीक. According to Dalton, maximum social advantage is at a point where the marginal social sacrifice इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट. यानी कि जो टैक्सेशन से हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमें जो एक्सपेंडिचर से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके बराबर हो जाता है. नेट सोशल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट माइनस मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस. नेशनल डिफेंस हमारा जो है पब्लिक गुड है. पब्लिक गुड जो होता है जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री में, ठीक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड इज़ नॉन राइवल इन कंजप्शन, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और फ्री राइडम प्रॉब्लम इसमें जो है एग्जिस्ट करता है. और पब्लिक गुड का एक और एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट. फिर नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट डिमांड फॉर प्राइवेट गुड इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर. कभी कभी पूछता है कि प्राइवेट गुड के लिए हॉरिजॉन्टल होता है या समेशन. तो मार्केट डिमांड फॉर प्राइवेट गुड इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर. ये इस तरीके से होता है समेशन जो होता है, ठीक. ये यहाँ से ऐसे 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 और वो जो एक वर्टिकल होता है तो वो ऐसे खड़ा में होता है, ठीक. और पब्लिक गुड के लिए वर्टिकल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है. मेरिट गुड आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन एग्जाम्पल एजुकेशन. और हाँ, पब्लिक गुड जो होती है राइवल होती है और जो है एक्सक्लूडेबल होती है, ठीक. ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. और मेरिट गुड का क्या है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो ये हमारा राइवल और जो है एक्सक्लूडेबल गुड हो गया. और मेरिट गुड का कॉन्सेप्ट जो दिया था प्रोफेसर R.A. मसग्रेव ने दिया था इन 1959 में. अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, इफ़ यू वांट अ पीसफुल गवर्नमेंट यू मस्ट रिड्यूस द बजट. ये स्टेटमेंट है और पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. और आप यूजीसी नेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने जो प्रीवियस ईयर जो दिसंबर 2020 के पेपर देखे होंगे, ठीक. उसमें जो पेपर दिया था, दिसंबर नहीं समझे, जून 2020, उसमें जो है कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए थे. तो उसे मैं जो है बाद में कराऊंगी. यहाँ पे जो है कि इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो मैं यहाँ पे करा रही हूँ. लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आप क्वेश्चन में पूछते हैं. एडोल्फ वैगनर का एक स्टेटमेंट है जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट है, ये जो उनकी बुक का है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, जो हमारी थ्योरी है वो जो है दिया है एडोल्फ वैगनर ने. हमारी जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड दो थ्योरी है, एक है हमारी पिकॉक वाइजमैन थ्योरी, एक है एडोल्फ वैगनर की थ्योरी. एडोल्फ वैगनर की लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ है, ठीक, जिसे वैगनर ने दिया है. इसमें जो है कि स्टेट की जो है एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीजिंग होती है उसको बारे में बताया गया है. और एक पिकॉक वाइजमैन का है जिसके 3 होते हैं इफ़ेक्ट, और वो आगे हम पढ़ेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करेंट एक्सपेंडिचर होता है. फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. दिस एक्सपेंडिचर इज अ रिकरिंग टाइप. यानी जो रिवेन्यू होते हैं वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो या रिवेन्यू रिसिप्ट का हो. और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, ठीक. तो रेवेन्यू अकाउंट डील्स विद द टैक्सेज, यानी वो टैक्सेज यानी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें डील होती है. ड्यूटीज़, फीस, फाइन्स, पेनाल्टीज, रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट स्टेट, receipt from government commercial concern and other miscellaneous items and the expenditure therefrom. रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड होता है रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेशन, प्रॉफिट ऑफ इंटरप्राइजेज,
अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज, फीस, फाइन, स्पेशल असेसमेंट एटसेट्रा। गिफ्ट ग्रांट भी होता है इसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेजर सब्सिडी एंड पेंशन। कभी कभी पूछता है इंटरेस्ट पेमेंट हमारा किसका पार्ट होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है और रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड अ बारोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स। ये भी पूछता है कि रिकवरी ऑफ लोन्स किसका पार्ट है, तो वो कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट किसमें इंक्लूड होता है, ये आपका पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो है कैपिटल अकाउंट में होता है। स्मॉल सेविंग्स जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स डेवलपमेंट आउटले यानी एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और लोन्स एंड एडवांस एंड डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट्स। अकॉर्डिंग टू वाइजमैन पिकाक पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो थ्योरी दी है वाइजमैन पिकाक ने, वो एक्सटेंशन है हमारा एडोल्फ वैगनर की थ्योरी का। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज नहीं होता है, स्मूथ है। तो इसमें बोला गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है स्मूथ एवं कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है। ठीक, फर्स्ट ये यहाँ से एक हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा यहाँ पे जो है स्टेप लाइक अ जर्क होता है। ठीक, स्टेप लाइक अ जर्क होता है। ये आपके 2 पॉइंट पूछते हैं कि स्टेप लाइक अ जर्क और स्मूथ एवं कंटिन्यूअस मैनर किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे पिकॉक वाइजमैन की पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी से रिलेटेड है। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी वो एडोल्फ वैगनर से रिलेटेड है। ठीक, तो इस थ्योरी का जो है 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि वाइजमैन पिकॉक ने दिया था, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। ये भी पेपर में पूछा है कि ये 3 इफेक्ट में से कौन कौन से इफेक्ट है, 4 दे दिया, जैसे एक टैक्सेशन इफेक्ट डाल दिया, तो इससे रिलेटेड ऐसे करके उन्होंने पूछा है। ये जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और आपके जो है पेपर में आने ही वाले हैं कन्फर्म। आप जो है अगर पेपर में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वापस आप इस चैनल पे ना आइएगा, ये आप कर सकते हैं। The movement from older level of expenditure and taxation to a new and higher level is called the displacement effect। ये जो है कि ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर से जो है कि पूछा हुआ है कि ओल्डर लेवल से न्यूअर या हायर लेवल पे एक्सपेंडिचर जाना कौन सा पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का है। वॉर एंड अदर सोशल डिस्टर्बेंसेज, यानी कि जो चीज़ें हमारी जो है कि गवर्नमेंट पहले जो एक्सपेंडिचर को जो है नेग्लेक्ट करती थी, उस एक्सपेंडिचर पे फोकस करना, ये हमारा जो है इंस्पेक्शन इफेक्ट होता है। वॉर एंड अदर सोशल डिस्टर्बेंसेज force the people government to find solution of important problems which had been neglected earlier. The concentration effect refer to the apparent tendency for the central government economic activity to become an increasing proportion to the ऑफ द टोटल पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी होती है इंक्रीजिंग, जो एक्सपेंडिचर होता है वो डे बाय डे इंक्रीज ही करता जाता है और इससे जो है हमारे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में ये जो है कंटिन्यूसली जो है अपनी जो है अपीयरेंस दिखाता रहता है, यानी कि अपनी जो है कि रोल प्ले करता रहता है। तो इसे जो है कंसंट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस ये थ्योरी दी गई है कोलिन क्लार्क के थ्रू दी गई होगी है, जिसमें इन्होंने टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताया कि जो पब्लिक होती है वो कितने लेवल ऑफ टैक्स के, यानी कितने परसेंटेज ऑफ टैक्स मैक्सिमम वो जो है सहन कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस लेवल इज़ 25% ऑफ जीएनपी है। ये जीएनपी है, जीडीपी नहीं है, इसमें नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड जो है इंक्लूडेड है। व्हेन द शेयर ऑफ गवर्नमेंट expenditure exceed 25% in the GNP, inflation occur even in the balance budget। चाहे वो वैसे तो आपको पता होगा कि डेफिसिट बजट में इन्फ्लेशन होता है, अगर वो बैलेंस बजट भी है, अगर इतना टैक्सेशन है तो हमारा जो है ये जो है इन्फ्लेशन होता है। तो क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस गिवन बाय कोलिन क्लार्क। प्रोफेसर फिंडले सिराज हैज गिवन द कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर और इन्होंने 4 कैनन दिए हैं। इसमें जो है कैनन ऑफ बेनिफिट है, कैनन ऑफ सैंक्शन है, कैनन ऑफ इकोनॉमी है, कैनन ऑफ
सरप्लस है। और जो हमारा टैक्स होता है आपको पता है कि डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, ठीक। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप सबको पता होगा, तो वो चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की है। और डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में वो भी आपको पता होगा। और टैक्स में भी प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव और से डिग्रेसिव, ठीक। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जितने परसेंट हमारा टैक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है, और इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स में भी इंक्रीमेंट करें, वो हमारा जो है प्रोग्रेसिव होता है। और हमारा जो है प्रोपोर्शनल, एक मिनट, हमारा जो है प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि हमारा जो लोग, जैसे कि जो हायर पर्सन हो, हायर अपर क्लास होती है वो ज़्यादा टैक्स दें और लोअर क्लास कम टैक्स दें, ठीक। यानी कि जो जितना कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स दे, वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोपोर्शनल, जितना टैक्स इंक्रीज हो इनकम उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल दे, तो ये जो है सही नहीं है। रिग्रेसिव यानी कि हमारा इनकम जितना इंक्रीज हो रहा है टैक्स उतना ही हो, वो। डिग्रेसिव क्या होता है, डिग्रेसिव हमारा जो है प्रोपोर्शनल प्लस प्रोग्रेसिव दोनों होता है। डिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में पूछता है, तो डिग्रेसिव में होता है प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल, यानी कि वो लोग जो गरीब है, लोअर लिमिट वाले हैं, जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है पे लोअर लिमिट वाले ही करते हैं, अपर क्लास नहीं करते। क्योंकि अब आपको पता है कि एंजल लॉ क्या कहता है कि एक टाइम के बाद हमारा कंजप्शन जो है कि लिमिटेड हो जाता है। तो जब कंजप्शन आपका लिमिटेड हो जाएगा तो आप, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ही इंडिया में ज़्यादा लग रहा है, तो आप जो है कम कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। और लोअर क्लास जो है, मिडिल क्लास जो है ज़्यादा कंज्यूम करता है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि उनके लिए है डिग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें दोनों को मैच करके रखते हैं, ठीक। ये टैक्स स्ट्रक्चर से और टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। एडम स्मिथ ने जो दिया है हमारा 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया है, जो इम्पॉर्टेंट है। कैनन ऑफ इक्वलिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। हमारे इंडिया में जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जो पॉलिसी जो है अपनाई जाती है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी वो होती है जो दो लोग सेम इनकम ग्रुप के हों, और जो है कि उनको जो दो लोग सेम इनकम ग्रुप के हैं उन्हें एक साथ एक ही जैसा टैक्स पे करना चाहिए। वो वर्टिकल इक्विटी ये होती है कि अगर कोई एक अपर क्लास है तो उसके इनकम के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, और लोअर क्लास है तो उसके इनकम के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल इज गिवन बाय सेलिगमैन। सेलिगमैन थ्योरी सेलिगमैन ने ये थ्योरी दी थी, एबिलिटी टू पे और या तो सेक्रीफाइस थ्योरी। इसमें क्या है कि एक पर्सन जितना कंज्यूम करता है और जितना वो जो है कि कंजप्शन करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उसे जो है टैक्स पे करना चाहिए, जो कि एबिलिटी टू पे है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, इम्पैक्ट इज़ द इनिशियल फिनोमेना। ये जो है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, जिसमें इम्पैक्ट, शिफ्टिंग और हम जो है इंसिडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इम्पैक्ट यानी कि जो पर्सन जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाता है उस पे इम्पैक्ट होता है, और जो अल्टीमेटली पे करता है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। और फर्स्ट पर्सन से लास्ट पर्सन तक जो टैक्स शिफ्टिंग होता है उसको हम शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछता है। इससे रिलेटेड मैंने 2 बार अपने वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, और टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड जो है मैंने PDF भी दिए हुए हैं, ठीक। तो आप वहाँ पे जा कर के ले सकते हैं, और इसके भी PDF मैं डाल दूँगी, वहाँ पे मैंने डीपली समझाया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो, यानी कि ये हो, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये हो। तो जो पूरा का पूरा इंसिडेंस होता है वो सेलर पे यानी प्रोड्यूसर पे पड़ता है। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी हो और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हो, तो पूरा का पूरा जो है इंसिडेंस बायर पे पड़ता है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो तो दोनों सेम डिवाइड कर लेते हैं। और जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा जब ग्रेटर होता है तो ये हमारा जो है बायर पे यानी कि कंज्यूमर पे पड़ता है, ठीक। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो तो ये सेलर पे पड़ता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। पहले आप ये चीज़ें याद कर लीजिए कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 हो
तो यहाँ से ये सेलर पे पड़ेगा। ठीक, ये सेलर पे हो गया, यानी हमारा एक वर्टिकल होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर वो वर्टिकल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये हमारा सेलर पे हो जाएगा और फिर उसका उल्टा हमारा बायर पे हो जाएगा। और ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है तो इस वाले पॉइंट से हमारा जोड़ लीजिए, यानी कि ये जो है बायर पे या कंज्यूमर पर पड़ेगा। इसको जो है इस वाले पॉइंट से जोड़ लीजिए, यानी कि सेलर पे पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड फिगर देख लेते हैं, यहाँ पे भी आप देख लेते हैं। गुड जो है चार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे बायर पे ज़्यादा पड़ेगा, सेलर पे कम पड़ेगा। कभी कभी पूछता है ना बर्डन ऑफ बायर किस पे ज़्यादा होगा, सेलर पे या कंज्यूमर पे, तो बर्डन ऑफ बायर जो है बायर पे ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे तो आपने पढ़ा कि बायर पे पड़ेगा, यहाँ पे बायर पे ज़्यादा पड़ेगा, सेलर पे कम। यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ जो है बायर पे कम पड़ेगा, सेलर पे ज़्यादा पड़ेगा, दोनों पे इक्वल पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये इस तरह, और वर्टिकल सप्लाई, ठीक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और वर्टिकल सप्लाई पे हमारा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा सेलर के ऊपर। ठीक, हमारा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारा जो है सेलर के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे ये दोनों जीरो हो गए, यहाँ पे इंटायर बर्डन पड़ रहा है। और जब हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, तो इंटायर बर्डन ऑन बायर और जीरो सेलर। अब इसको जो है हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा फिगर फर्स्ट है, जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। यहाँ पे हमारी जो है सप्लाई इन इलास्टिक है, यहाँ पे हमारा जो है डिमांड जो है इन इलास्टिक सॉरी, यहाँ पे सप्लाई हमारी इलास्टिक है, यहाँ पे डिमांड जो है हमारी इन इलास्टिक है। तो ये आप ग्राफ देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है देखिए इक्वल वाला है, यूनिटी है हमारी, इस पे स्पेसिफिक टैक्स हमारा जो है इम्पोज हो रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा इस ट्रायंगल को आप देखेंगे आर टी, तो यहाँ पे आर एस वाला पोर्शन जो है बड़ा है, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला कंज्यूमर का होता है, कंज्यूमर का है, यानी कि हमारा जो है बायर पे पड़ा है। तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फिगर है। और ये हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी वाला सप्लाई है, यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, टैक्स बेस क्या होता है। तो टैक्स बेस द आइटम और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड, फॉर एग्जांपल इनकम, कंजप्शन, वेल्थ। जैसे कि हम कितनी चीज़ों को जो है टैक्स में इंक्लूड करते हैं। बायोंसी ऑफ टैक्स, बायोंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टैक्स रेफर टू द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन टैक्स बेस, यानी टैक्स बेस में चीज़ों को इंक्लूड करने पे, यानी टैक्स बेस बढ़ाने पे हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स यील्ड टू परसेंटेज चेंज इन कवरेज और रेट ऑफ टैक्सेशन। लॉफर कर्व जो है रिलेटेड है हमारा, या बोल सकते हैं रेवेन्यू रेट कर्व रिलेटेड है हमारा, रिलेटेड टू रेफर्स टू द कर्व डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट, और जो है ये इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस होता है। मेथड्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेप्ट में जो है कि यानी कि डेप्ट को हम जो डेप्ट गवर्नमेंट ली होती है उसको चुकाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो रिप्यूडिएशन होता है, रिफंडिंग होता है। ये मोस्ट आईएमपी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक, अगर आप इसे मिस कर देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। रिफंडिंग, कन्वर्जन ऑफ लोन, सिंकिंग फंड, कैपिटल लेवी, सरप्लस बजट, बाइंग अप ऑफ लोन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय किन्स, इसकी वैल्यू जो है 1 होती है। ठीक, और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जब निकालते हैं तो 1 माइनस EMPC, 1 अपान EMPC, जैसे आप टैक्स मल्टीप्लायर निकालते तो माइनस EMPC अपान 1 माइनस EMPC होता है, उसी तरह यहाँ पे 1 घटाकर 1 माइनस EMPC हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो है कट के दोनों इस तरीके से आते हैं और आंसर 1 आ जाता है। ठीक, द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1। बेनिफिट रिसीव्ड अप्रोच इज गिवन बाय एरिक लिंडाल इन 1991।
तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है। ठीक, थैंक यू सो मच।